जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग समझते हैं प्रियम्बल को, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसको हम लोग समझते हैं और समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है प्रियम्बल के बारे में। क्या प्रियम्बल पार्ट है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशंस का? अगर पार्ट है तो क्या उसमें संशोधन हो सकता है कि नहीं? जिस तरीके से हमारे संविधान में संशोधन होता है, ठीक उसी तरीके से आर्टिकल 368 के तहत ही क्या प्रियम्बल में भी, प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है कि नहीं, और फिर क्या पार्ट है कि नहीं, ये बताएं आपको। अब तक सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है, बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो कैसे इससे लिंक है, इन सभी चीज़ों को समझते हैं। फिर थोड़ा जो हमारे प्रियम्बल में जो वर्ड्स हैं, जैसे सोवरेन है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ना, सेकुलर है, या लिबर्टी है, आपका जस्टिस है, फ्रेटर्निटी है, इक्वलिटी है, ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सभी का कुछ मीनिंग है ना। ये सब ऑब्जेक्टिव है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये सब ऑब्जेक्टिव है। तो जो ऑब्जेक्टिव आउटलाइन है हमारे प्रियम्बल में, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं, समझते हैं और उस पर थोड़ा गहरी तरीके से, है ना, थोड़ा सोचने समझने का कोशिश करते हैं। एक तो कॉमन सिटीजन्स के लिए ज़रूरी है कि मतलब ठीक है, प्रियम्बल तो जानना ही चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का प्रियम्बल एक बहुत बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। और क्योंकि जुडिशरी भी मतलब सुप्रीम कोर्ट्स भी कितना बार बोल चुका है कि जब भी कोई कानून ऐसा हो जो एम्बिगुअस हो, यानी जिसको इंटरप्रिटेशन के लिए ज़रूरी पड़ता है, इंटरप्रेट करने में डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल कानून है कि नहीं, संवैधानिक रूप से सही है कानून बनाया हुआ सरकार या नहीं है, क्या जो कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस है उसके साथ अलाइन है कि नहीं। इन सभी चीज़ों को देखने में ना, एक तो फंडामेंटल राइट डीपीएसपी और दूसरी तीसरी तरफ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चेक करने में, हमारा प्रियम्बल भी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट भी प्रियम्बल्स का इम्पोर्टेंस को समझता है और कितना बार बोला भी है, केशवानंद भारती केस में, बिरुवारी यूनियन केस में, LIC केस में, इन सभी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि प्रियम्बल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रियम्बल क्या है, जैसे हमारा अभी प्रियम्बल कैसे पढ़ता है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign socialist secular democratic republic, है ना। जैसे ये वर्ड है आपको बताते हैं, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर और डेमोक्रेटिक, यानी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी बोलिए उसको, है ना, बात एक ही है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इन सभी वर्ड को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे बी द पीपल ऑफ इंडिया बोलता है, हमारा जो प्रियम्बल है वो बोलता है बी द पीपल, यानी हम भारत के लोग, है ना। भारत को कैसा बनाते हैं, इस तरीके का देश बनाना है, यानी इंडिया को ऐसा बनाना है, सोवरेन बनाना है, सोशलिस्ट बनाना है, सेकुलर बनाना है, यानी ऐसा देश जिसके पास 100% पावर हो, है ना। सोशलिस्ट ऐसा देश जिसमें सभी का वेलफेयर सुनिश्चित हो, सभी लोगों का, यानी सभी सिटीजन्स का, कॉमन लोगों का वेलफेयर सुनिश्चित हो। दूसरा सेकुलर, यानी सभी धर्म का संभाव हो, यानी सभी धर्म को हम सम्मान करें, है ना, किसी एक धर्म को ज़्यादा मतलब ऊपर ना उठाए और किसी एक धर्म को दबाए ना। तो सेकुलर है हमारा, इंडिया सेकुलर है, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। आप जानते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशंस में जो फंडामेंटल राइट है उसमें आर्टिकल 25 से 28 हमको फंडामेंटल राइट है ना, राइट टू रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का आ जाती है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसी तरह की डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक, एक हम लोग डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, है ना, बोलता है ना कि हमारे खून में डेमोक्रेसी है, तो इंडिया एक डेमोक्रेसी का जननी माना जाता है। ठीक है, उसी तरह की रिपब्लिक, जो हमारा हेड ऑफ स्टेट होता है, जैसे राष्ट्रपति सेंटर में और स्टेट में आपका गवर्नर साहब, ये सब क्या है, राष्ट्रपति को हम लोग चुनते हैं, जो हमारे नुमाइंदे होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, प्रतिनिधि होता है, वो चुनता है ना। तो इन सभी चीज़ को समझते हैं। प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट प्रेशियस पार्ट है ना। जैसे एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हैं नानी पालकी वाला, आप उनका नाम सुने होंगे, है ना।
नानी पालकीवाला, उन्होंने बोला कि प्रियम्बल ना एक आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का। आइडेंटिटी कार्ड जो हम लोग स्कूल में पहनते नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड वही आइडेंटिटी कार्ड है। स्कूल्स कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, वो समझाने के लिए आपको। तो प्रियम्बल एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह है कि जो चीज़ें प्रियम्बल्स में कॉन्स्टिट्यूशंस में हैं उसको एक आप बोल सकते हैं नोबल फीचर के तौर पे हमारा प्रियम्बल दर्शाता है। ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। किसी ने बोला मोस्ट प्रीशियस पार्ट है, तो जो विजन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स के दिमाग में यानी माइंड में, जो लोगों का थिंकिंग था, वो थिंकिंग हमारे प्रियम्बल में दिखता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो इन सभी वर्ड्स का कुछ मीनिंग है, और जितना हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस का आर्टिकल्स है, शेड्यूल्स है, आपका पार्ट है, ये सब क्या है, यही सारे जो आइडियाज़ है, यही सारे जो गोल्स हैं, इसी गोल्स को डिस्कस करता है। जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट क्या इंश्योर करता है, पॉलिटिकल जस्टिस हो, है ना, सबके साथ समानता हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, है ना, सभी के धर्म का सम्मान हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। समझ रहे हैं ना आप। उसी तरीके से सोशलिस्ट, सेकुलर, है ना, डेमोक्रेसी मतलब क्या कि जो सोल अथॉरिटी है, जो सुप्रीम पावर उन लोगों के हाथ में है। सुप्रीम पावर जैसे हम ही लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, वही लोग क्या चुनता है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को, यानी जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, आपका चीफ मिनिस्टर हो गया, यानी जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, राज्यसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का इलेक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे कॉमन लोग होता है वही वोट कास्ट करता है, और उनके हाथ में सोल अथॉरिटी होता है, सोल पावर होता है ना, सुप्रीम पावर होता है, जिसको मन करेगा उसको जिता देगा, है ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कौन है, यहाँ पे सुप्रीम लोग हैं। इसलिए हमारा प्रियम्बल कैसे पढ़ता है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। जो अथॉरिटी आता है वो अथॉरिटी कहाँ से आता है, यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस अधिकार लेता है वो कहाँ से लेता है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, पीपल ऑफ इंडिया से लेता है। ठीक है, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, ऐसा बनाता है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर इट्स ऑल सिटीजन्स। सिर्फ बनाना ही नहीं है, इस तरीके का देश ही नहीं बनाना है कि जहाँ सब धर्म संभाव हो, डेमोक्रेसी हो, रिपब्लिक हो और सेकुलर हो, है ना, ऐसा बनाना ही नहीं है। उस देश के नागरिक को, एंड टू सिक्योर इट्स ऑल सिटीजन्स, उस देश के यानी इंडिया के नागरिक के सभी को क्या जस्टिस मिलना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। सिर्फ पॉलिटिकल जस्टिस से काम नहीं चलेगा, सोसाइटी में भी जस्टिस होना चाहिए, और इकोनॉमिक मतलब सोशल तरीके से भी जस्टिस होना चाहिए, और इकोनॉमिक तरीके से भी जस्टिस होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से बोलता है लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी, कुछ कहने की आज़ादी। ये जो हम आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ये हमारा जो फंडामेंटल राइट है बोलने, लिखने, पढ़ने का, वही है, वो उसी को एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, कुछ लिमिटेशंस है, पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी, ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है ताकि देश को थोड़ा मरोड़ा ना जाए, है ना, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए ज़रूरी है। तो सिर्फ ऐसा देश नहीं बनाना है, उसके सिटीजन्स को क्या देना भी है, जस्टिस देना है, लिबर्टी देना है, इक्वलिटी देना है। और जब ये तीनों जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी आ जाएगा तो आपसी में भाईचारा हो जाएगा, फ्रेटर्निटी अपने आप आ जाएगा, है ना, बंधुत्व का भाव, भाईचारे का भाव अपने आप आ जाएगा। जैसे आपको एक बताया जस्टिस, ठीक है, और दूसरा वर्ड है आपका लिबर्टी, तीसरा वर्ड है आपका जस्टिस, लिबर्टी, और एक क्या हो इक्वलिटी, है ना, सोशली और इक्वलिटी, सभी को समान अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, और एक है आपका फ्रेटर्निटी। ठीक है, इन सभी वर्ड को भी हम लोग समझते हैं। तो ये सब वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में हैं।
कॉन्स्टिट्यूशंस इसी पे बात करता है ना। जैसे डीपीएसपी बनाया गया, क्यों बनाया गया है? ताकि समाज में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिले लोगों को, पता चले कि सिर्फ डेवलपमेंट ही हो रहा है, जो अमीर है वो अमीर बनता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीबी बनता जा रहा है ना। सोशलिस्ट, अब ये जैसे एक सोशलिस्ट, एक सेकुलर, दो, और एक और वर्ड इंटीग्रिटी है ना, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन जो आता है, फ्रेटर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, वो जो तीसरे वर्ड है, इसको ना 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में इंदिरा गांधी जब सरकार पावर में थी तो उस समय डाला था हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, है ना। आप ध्यान रखिएगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में डाला गया, ठीक है। तो ये 3 वर्ड ध्यान रखिएगा। बाकी हमारा प्रीएम्बल पहले कैसे था, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हालांकि ये वर्ड डाला गया, लेकिन डालने से पहले भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस में ये चीज़ें है। जैसे सोशलिस्ट हम लोग थे, है ना, सोशलिस्ट थे, नहीं तो फिर डीपीएसपी बनाए क्यों? डीपीएसपी क्या बोलता है कि एक वेलफेयर स्टेट सुनिश्चित करो, सरकार के ऊपर एक मोरल ऑब्लिगेशन लगाता है कि भाई आप जनता का ख्याल रखिए, पता चले कि गरीब होते जा रहा है, अमीर होते जा रहा है ना। नहीं, समाज में इक्वलिटी लाना है आपको, सभी के साथ सभी को समान अपॉर्चुनिटी मिले, और सोशल तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से और पॉलिटिकल तरीके से सबके साथ जस्टिस इंश्योर हो, न्याय हो, और सोशल इकोनॉमिक जस्टिस होगा तभी पॉलिटिकल। मतलब सोशल जस्टिस क्या कि किसी के भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई अमीर और कोई गरीब नहीं होना चाहिए, है ना। सबको एक जो मीनिंगफुल लाइवलीहुड होता है वो मिलना चाहिए, सबके पास एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, कोई गरीब ना हो, मतलब किसी को इतना ना नीचे, किसी के पास खाने के लिए भी ना हो, किसी के पास, है ना, वर्षों के लिए है, 4 जनरेशन खाते जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए ना, जब नेहरू जी 1951 में लैंड सीलिंग एक्ट लाया था, और ताकि जो ज़मींदार है उससे ज़मीन को लेकर गरीबों के बीच में बांटा जा सके, प्लानिंग कमीशन बैठाया गया। इन सभी चीज़ के पीछे डीपीएसपी एक मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो क्या है, वो स्टेट्स के ऊपर एक मोरल ऑब्लिगेशन लगाता है कि आपको इस तरीके का सोसाइटी बनाना है, समाज और इंडिया बनाना है, ठीक है। तो इन सभी वर्ड को आप ध्यान रखिए। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं इसको डीप में कि जो प्रीएम्बल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस है, वो पावर लेता है, ऑथोरिटी लेता है बी द पीपल ऑफ इंडिया, लोगों से लेता है, ठीक है। इस तरीके के नेचर हमारा स्टेट है। स्टेट्स का नेचर कैसा है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, है ना। नेचर ऑफ स्टेट इसे बोल दीजिए आप, कि अगर नेचर ऑफ स्टेट आपको बोलना है तो इस तरीके का है, ठीक। और जो ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, कि हम सब लोग मिलकर तो संविधान बनाएं, और संविधान बनाएं और देश ऐसा बना लिए जहाँ पे हम बोल दिए कि सोवरेनिटी है, 100% सोशल है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। लेकिन ठीक है, देश तो अच्छा बना दिए, घर तो अच्छा बना दिए, लेकिन उस घर का ऑब्जेक्टिव क्या है ना। मतलब खाना तो बना दिए, लेकिन उस खाना का ऑब्जेक्टिव क्या है, पेट भरना चाहिए, उससे हेल्थ अच्छा होना चाहिए, है ना, न्यूट्रिशन भरपूर मिलना चाहिए। तो कहना क्या चाह रहे हैं हम कि अब ठीक है, मैं तो बना दिया, नेचर स्टेट ऐसा बना दिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये है जस्टिस देना है, सिटीजन्स को लिबर्टी मिलना चाहिए, सभी को, सब इंडिविजुअल के लिबर्टी को सेलिब्रेट करना चाहिए, सभी इंडिविजुअल का जो इनिशिएटिव्स हैं, सभी इंडिविजुअल के पास लिबर्टी होना चाहिए, है ना। किसी के लिबर्टी, किसी को 100% लिबर्टी मिले, किसी को मतलब कोई चिल्ला रहा है, बोल रहा है, गाली दे रहा है, कोई चुपके से डर कर बोल ही नहीं पा रहा है, समझ रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, जुडिशरी है हमारे पास, इक्वलिटी होना चाहिए समाज में। और जब ये सारे जब तीनों एग्जिस्ट करने लगे थे, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व का भाव अपने आप आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये समझे, फिर आप थोड़ा समझ लीजिए। पहले इन सभी वर्ड को तो हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको थोड़ा समझा देते हैं कि बीरीवारी यूनियन में
और केशवानंद भारती केस में क्या हुआ, क्या प्रियम्बल्स में अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पार्ट है कि नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, उसको भी समझ लीजिए। देखिए तो 1951 में ना वीरबारी यूनियन केस हुआ, ठीक है। नाइनटीन 51 में, ठीक, जो लैंड सीलिंग एक्ट पास हुआ तब जाकर एक केस हुआ। उसके बाद फिर हुआ एक केशवानंद भारती केस। इन दोनों केस में ही ज़्यादातर हमारा क्या है कि प्रियम्बल से रिलेटेड बात उठा, प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चंस सुप्रीम कोर्ट के पास आया। तो वीरबारी यूनियन में बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि देखिए प्रियम्बल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करने में, किसी भी कानून को उसको व्याख्या करने में, उसको समझाने और उसको समझने में जुडिशरी का बहुत बड़ा हेल्प होता है, ठीक है। और जो अंतर्विरोधी कानून है, अपने आस में उलझा हुआ है, क्या इसको सही माने गलत माने, उन सभी उस तरीके के जितना भी कानून होता है उसको इंटरप्रेट करने में हमारा प्रियम्बल भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अल्टीमेट इंटरप्रिटेशन का पावर किसके पास है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है, जुडिशरी के पास है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। तो जब भी कोई भी संविधान के किसी भी एक दूसरे आर्टिकल्स के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन होता है ना, कि अब इसको सही माने कि इसको सही माने, तो उस समय जुडिशरी क्या करता है कि जो हमारा प्रियम्बल है या फंडामेंटल राइट है या डीपीएसपी है, इन सभी को ध्यान से देखता है और समझता है कि जो हमारा फाउंडिंग फादर था, जो संविधान निर्माता थे, क्या उनके दिमाग में, उनके माइंड में क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या सोचते थे और कैसा वो राष्ट्र बनाना चाहते थे, क्या उस ऑब्जेक्टिव्स और उस आउटलाइन के ऊपर एक कानून उससे ठीक बैठ रहा है कि नहीं, यानी उसके साथ कोरिलेट कर पा रहा है कि नहीं, तब जुडिशरी क्या है फैसला अपना सुनाती है। अब जैसे उसके बाद तो इतना इम्पोर्टेंट रोल समझने के बावजूद भी कि प्रियम्बल बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी लॉ को डिफाइन करने में, फिर भी वीरबारी यूनियन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। उस समय तक क्योंकि प्रियम्बल में कोई आपका क्या बोलता है अमेंडमेंट वगैरह हुआ था नहीं, ये तो 1976 में हुआ था, है ना, सोशलिस्ट सेकुलर है तो 1976 में आया, स्वर्ण सिंह कमेटी बाद में बना जब अमेंडमेंट किया। लेकिन ये आपका वीरबारी यूनियन में ये हुआ कि प्रियम्बल पार्ट है कि नहीं। यही केस केशवानंद भारती केस में आया। केशवानंद भारती केस में भी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो 1973 का केस है। केशवानंद भारती केस में भी यही हाल था। केशवानंद भारती केस में भी प्रियम्बल्स को लेकर क्वेश्चन उठा कि क्या जब प्रियम्बल्स कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं, प्रियम्बल्स जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं, तो इसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है ना, मैंने प्रियम्बल्स में अमेंडमेंट कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें जो वीरबारी यूनियन में जजमेंट दिया तो उसको पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो उसमें संविधान संशोधन भी हो सकता है आर्टिकल 368 के तहत, है ना। जो आर्टिकल 368 है वो पार्लियामेंट को पावर देता है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है पार्लियामेंट को, है ना। तो जब प्रियम्बल जो वीरबारी यूनियन केस में जो स्टैंड था सुप्रीम कोर्ट का, उसको चेंज करते हुए, उसको पलटते हुए केशवानंद भारती केस में बोला सुप्रीम कोर्ट कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट है, और जो पार्ट है तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि आर्टिकल 368 के तहत आराम से वो प्रियम्बल में भी क्या कर सकता है, संशोधन कर सकता है, प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकता है। लेकिन आप तो कर लीजिएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट ना हो, बेसिक स्ट्रक्चर को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप कहीं भी संशोधन कर दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशंस के किसी भी भाग में, प्रियम्बल में कीजिए, किसी भी आर्टिकल्स को संशोधन कर सकते हैं, लेकिन
आप जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, उसको नहीं आप अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जैसे ये सारी चीज़, हालांकि जो फाउंडेशन, कौन से फाउंडेशन, यही तो फाउंडेशन है ना कि सोशल, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, ये सारे हैं। और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है उसको हम बताएंगे बाद में, मतलब हम केसेस के माध्यम से आने वाले समय में, समय जब पड़ेगा तब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर की पार्ट है और नहीं है। तो झगड़ा ख़त्म कि अब झगड़ा ख़त्म कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो पार्ट है, तो बस सुप्रीम कोर्ट ने बोला। फिर LIC का जब केस हुआ है ना, ये 1991 का केस है शायद, एक मिनट देख लेने दीजिए हमको। तो 1991 में LIC का केस हुआ। ठीक, आपका एक मिनट जस्ट, बीरीबारी यूनियन में 1960 का केस है। ठीक है, 1960 का केस है बीरीबारी यूनियन, सॉरी। तो LIC केस 1991 में हुआ था। ठीक है, 91 में केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्या बोला इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जैसे DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP में क्या है कि आप किसी चीज़ DPSP को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं, यानी जस्टिसेबल नहीं है, उसको न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी न्यायालय उसको लागू नहीं कर सकता है। जैसा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हुजूर मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, इसको प्रोटेक्ट कीजिए। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या अपना जजमेंट मतलब रिट पिटीशन के थ्रू सरकार को बोलती है कि भाई इसका जो फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है इसको सही करो, काहे को वायलेट कर रहे हो, है ना। यानी न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल है, लेकिन DPSP इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने LIC में बोला कि प्रियम्बल भी इन्फोर्सेबल नहीं है जुडिशरी के द्वारा, यानी सुप्रीम कोर्ट बोला कि जस्टिसेबल नहीं है ना, कि आप प्रियम्बल में जो चीज़ें लिखा है उसको लेकर आप बोले कि सर इसमें तो सॉवरेन सेकुलर लिखा है या सोशलिस्ट लिखा है। अब सोशलिस्ट का मतलब कि सोशल इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए। अब देखिए मैं तो गरीब हूँ, अब इसके लिए क्या सरकार के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाइए कि क्यों मैं गरीब हूँ, ठीक करे उसको। तो आप जो चीज़ें प्रीम्बस में लिखा है उसको लेकर आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं, बोले कि हाँ भैया अब इसको लागू करो, तो जस्टिसेबल नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट के द्वारा, यानी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, यानी जस्टिसेबल नहीं है। ठीक है, इस केस का पूरा नाम है LIC ऑफ इंडिया केस, बस LIC ऑफ इंडिया केस ही है ना, 1995 का है। आजकल मैं भी कुछ ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, है ना। यहाँ भी 51 को 60 को 51 कर दिया। तो LIC केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जस्टिसेबल नहीं है, आप आराम से जिस तरीके से मतलब DPSP है ठीक उसी तरीके से। चलिए, तो ये तो हो गया झगड़े, प्रियम्बल से जुड़ा झगड़े कि क्या सही है, पार्ट है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में होता है अमेंडमेंट ठीक उसी तरीके से प्रियम्बल में अमेंडमेंट होगा कि नहीं होगा, ये झगड़े ख़त्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दिया और सारा ख़त्म। ठीक, अब लिमिटेड पावर है पार्लियामेंट के पास, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का पावर है, लेकिन लिमिटेड पावर है। और लिमिटेड पावर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है वो लिमिट कर देता है पार्लियामेंट को कि आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब समझते हैं हम लोग सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक जो वर्ड से लिखे हैं हमारे प्रियम्बल में। झगड़े समझा दिए आपको, बैकग्राउंड समझा दिए, है ना, कि प्रियम्बल्स वगैरह का बैकग्राउंड क्या है, अथॉरिटी क्या है, ये सब समझा दिए। अब हम लोग समझते हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है।